नमस्कार। आज हम डेंसिटी ऑफ स्टेट एंड फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने स्टडी किया था कि फर्मी एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अनुसार मेटल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं और कंडक्शन में पार्ट लेते हैं। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए हमने जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व की थी तो जो उनका वेव फंक्शन है वो प्लेन वेव लिया था और जो एनर्जी निकल कर आई थी वो E k = h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन 2m थी। ये हम एक पैराबोला का फॉर्मूला है। जब आप उसे प्लॉट करते हैं तो आपको इस तरह का E k डायग्राम प्राप्त होता है। ये जो के अलाउड वैल्यूज हमने पीरियडिक बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके निकाले थे, जो कि k = 2 पाई nx अपॉन lx और x डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन में अलाउड वैल्यूज हैं k और ये z डायरेक्शन में अलाउड वैल्यूज हैं k, जहां lx, ly, lz हमारी क्रिस्टल की xyz डायरेक्शन में लेंथ है। और हमने लिया था कि x डायरेक्शन में जो लैटिस पॉइंट nx है, y डायरेक्शन में लैटिस पॉइंट ny है और z डायरेक्शन में लैटिस पॉइंट nz है, जिससे और जो स्मॉल nx की वैल्यू रन करती है 0 से 0, 1, 2, 3। तो ओबियस है चूंकि चूंकि x डायरेक्शन में जो पॉइंट्स हैं वो nx है, तो चूंकि हमने काउंटिंग 0 से शुरू किए तो nx - 1 तक ये रन करेगा। लेकिन टोटल जो वैल्यूज होंगी k की अलाउड वैल्यूज वो nx होंगी x डायरेक्शन में, ny y डायरेक्शन में और nz z डायरेक्शन में। तो टोटल अलाउड वैल्यूज हमने कैपिटल N, nx, ny, nz होंगी। यदि हम तो कैपिटल N टोटल अलाउड वैल्यूज हैं, जहां तो पहली जो अलाउड वैल्यू वो 0, 0, 0, सेकेंड जो अलाउड वैल्यू होगी, यदि हम 3 डायमेंशन में प्लॉट करें तो 2, तो सेकेंड जो अलाउड वैल्यू होगी x डायरेक्शन में 2 पाई अपॉन lx, y डायरेक्शन में 2 पाई अपॉन ly और z डायरेक्शन में 2 पाई अपॉन lz। तो इस तरह से जो k की टोटल n अलाउड वैल्यूज होंगी, मतलब कि आप टोटल जो एनर्जी स्टेट्स होंगी वो टोटल n एनर्जी लेवल्स होंगे। हमने बात की थी चूंकि इलेक्ट्रॉन्स फर्मियंस हैं, इस कारण से ये पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल का लॉ का फॉलो करते हैं। पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी दो फर्मियन के जो चारों क्वांटम नंबर हैं वो एक से नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो एनर्जी लेवल में दो इलेक्ट्रॉन जिनका स्पिन अप और दूसरे का स्पिन डाउन है वो एक एनर्जी लेवल में एग्जिस्ट करेंगे। तो इस तरह से यदि हमारे क्रिस्टल में n एटम्स हैं और हर एटम एक इलेक्ट्रॉन और हर एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्रीली जो मूव कर रहे होंगे वो n होंगे। और चूंकि हर एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो
T is equals to 0 केल्विन पे, n/2 एनर्जी लेवल्स कंप्लीटली भरे होंगे और n/2 एनर्जी लेवल्स जो हायर एनर्जी के हैं वो कंप्लीटली खाली होंगे। वो एनर्जी लेवल जिसके नीचे के सारे एनर्जी लेवल T is equals to 0 केल्विन पे भरे हुए होते हैं और उससे ऊपर के सारे एनर्जी लेवल खाली होते हैं, वो फर्मी एनर्जी लेवल कहलाता है। चूंकि हमने देखा कि जो पहली स्टेट है वो 0 0 0 पर होगी, दूसरी जो स्टेट है वो 2 पाई अपॉन LX, 2 पाई अपॉन LY और 2 पाई अपॉन LZ पे होगी। तो जो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई कर रही है स्टेट, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन LX इंटू 2 पाई अपॉन LY इंटू 2 पाई अपॉन LZ। दैट मीन्स इसे तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई होल क्यूब अपॉन LX LY LZ, ये V। तो एक the volume occupied by single energy state in reciprocal space, ये सारी बात हम रेसिप्रोकल स्पेस में कर रहे हैं क्योंकि K रेसिप्रोकल स्पेस में डिफाइन किया जाता है। तो जो एक स्टेट द्वारा रेसिप्रोकल स्पेस में घेरा गया जो वॉल्यूम है वो 2 पाई क्यूब अपॉन V होगा। तो ओवेस है यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ स्टेट कितनी हो जाएंगी, V अपॉन 2 पाई होल क्यूब। ये यूनिट वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स है V अपॉन 2 पाई होल क्यूब। अब हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो हमने पहले डिस्कस किया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि आप ये kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस MEK अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, ये एक स्फीयर की इक्वेशन है और EK यदि कांस्टेंट है तो ये एक स्फीयर की इक्वेशन होगी और जिसका जो रेडियस है वो अंडर रूट ट्वाइस MEK अपॉन h क्रॉस स्क्वायर से दिया जाएगा। तो ये एक कांस्टेंट एनर्जी सरफेस है जो जिसकी इक्वेशन kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ME अपॉन h क्रॉस स्क्वायर है। तो ये इसका रेडियस है। तो ये kx, ky और kz ये थ्री डायमेंशन में प्लॉट किया हुआ कांस्टेंट एनर्जी सरफेस है जिसका रेडियस k है। ये यदि आप एनर्जी थोड़ा सा बढ़ाएं तो इसका जो एनर्जी बढ़ाए मतलब यदि नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे जिससे कांस्टेंट एनर्जी सरफेस का रेडियस बढ़ेगा। तो मान लीजिए कि हम जो D के रेडियस बढ़ रहा है तो ये जो नया सरफेस जो नया कांस्टेंट एनर्जी सरफेस स्फीयर मिल रहा है हमें वो इस डैश्ड लाइन से डिनोट किया गया है। ये एक नया स्फीयर है जिसका जो रेडियस है अब K प्लस DK है। तो इसका जो रेडियस है वो K है और इसका रेडियस K प्लस DK है। इस पर जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी स्फीयर के सरफेस पर, वो एप्सिलॉन ली हुई है और इस चूंकि हम और इस जो ये जो स्फीयर है उस पर जो एनर्जी है वो एप्सिलॉन प्लस D एप्सिलॉन है। अब हम मान के चल रहे हैं लेट GK बी द डेंसिटी ऑफ स्टेट इन द वॉल्यूम D क्यूब K बिटवीन K एंड K प्लस DK। ये जो वॉल्यूम है
ये इस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, इसे हम d क्यूब k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो वॉल्यूम है, इन दोनों स्फीयर्स के बीच का जो वॉल्यूम है उसे हम d क्यूब k से डिनोट कर रहे हैं। तो d क्यूब k वॉल्यूम k और k प्लस डी के बीच में लाई कर रहा है। उसमें हमने जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ले रखी है वो gk है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स gk है। तो इस वॉल्यूम में डेंसिटी ऑफ स्टेट यानी कितनी स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल स्पेस में लाई कर रही हैं। तो इसके बीच में, इस स्फीयर में हम ले रहे हैं, इन दोनों स्फीयर्स के बीच वाले वॉल्यूम में हम डेंसिटी ऑफ स्टेट जी के ले रहे हैं। तो इस वॉल्यूम में लाई करने वाले टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी हो जाएंगी, जी के डी क्यूब के। देन द नंबर ऑफ स्टेट्स इन द वॉल्यूम डी क्यूब के between k and k plus dk will be equal to gk d cube k। अब ये वॉल्यूम कितना है ये हम निकालना चाह रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? हम इस जो स्फीयर है इसका सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय डी के, तो वो वॉल्यूम मिल जाएगा। और स्फीयर का सरफेस एरिया आप जानते हैं 4 पाई के स्क्वायर सरफेस एरिया होता है। तो 4 पाई के स्क्वायर इंटू डी के, ये वॉल्यूम हो गया डी क्यूब के वॉल्यूम जो इसके बीच में लाई कर रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ द स्पेस लाइंग बिटवीन टू स्फीयर्स d क्यूब k is equals to 4 पाई k स्क्वायर dk। तो हम यहाँ पर ये रिप्लेस कर दें, तो हमारा द नंबर ऑफ स्टेट इन द वॉल्यूम d क्यूब k बिटवीन k एंड k प्लस dk विल बी इक्वल टू gk 4 पाई k स्क्वायर dk। अब हमने जो डेंसिटी ऑफ स्टेट यानी यहाँ हमने देखा था कि नंबर ऑफ स्टेट इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल स्पेस हमने निकाली थी v अपॉन 2 पाई क्यूब। यही डेंसिटी ऑफ स्टेट है। नंबर ऑफ स्टेट इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल स्पेस इज सेड टू बी द डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो हमारा जो gk हो गया, gk इक्वल्स टू v अपॉन 2 पाई क्यूब हो गया। v क्या है? v वॉल्यूम है रियल स्पेस का। आपको ध्यान हो, v रियल स्पेस में वॉल्यूम था। यदि हम v1 ले लें, मतलब रियल स्पेस में भी यूनिट वॉल्यूम ले लें, तो देन नंबर ऑफ स्टेट, तब gk क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रियल स्पेस। अभी तक तो हम gk को कह रहे थे नंबर ऑफ स्टेट लाइंग पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल स्टेट, लेकिन अब v इक्वल टू 1 कर दिया है तो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रियल स्पेस भी हो गया। तो gk विल बी इक्वल टू नाउ 1 अपॉन 2 पाई क्यूब। तो नंबर ऑफ स्टेट्स इन द वॉल्यूम डी क्यूब के। तो अब हम तो जो नंबर ऑफ स्टेट्स की बात कर रहे थे हम इस वॉल्यूम में, वो gk इंटू 4 पाई के स्क्वायर dk। तो उसमें हम gk की वैल्यू रख दें 1 ओवर 2 पाई होल क्यूब, तो 4 पाई के स्क्वायर dk। तो हमें क्या मिला यहाँ पर? नंबर ऑफ स्टेट लाइंग इन दिस, नंबर ऑफ स्टेट लाइंग इन दिस वॉल्यूम। तो ये हो गया 1 ओवर 2 पाई क्यू 4 पाई के स्क्वायर dk। अब हम एनर्जी के टर्म्स में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो हम ले रहे हैं g एप्सिलॉन इज द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट पर यूनिट स्प्रेड ऑफ एनर्जी बिटवीन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन प्लस g एप्सिलॉन। तो अब हम एनर्जी के टर्म्स में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की बात कर रहे हैं। अभी तक हम k के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, अब हम एनर्जी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं कि हम ले रहे हैं कि g एप्सिलॉन डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है जो कि इस वॉल्यूम में, जो कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन प्लस डी एप्सिलॉन के बीच में लाई कर रहा है, उसके बीच में जो वॉल्यूम है उसमें डेंसिटी ऑफ स्टेट g एप्सिलॉन है। और चूंकि
ये जो ये पर यूनिट स्प्रेड ऑफ एनर्जी है ना, जी एप्सिलॉन पर यूनिट स्प्रेड ऑफ एनर्जी है, जिसे डेंसिटी ऑफ स्टेट कह रहे हैं, जो कि एप्सिलॉन ऑफ एप्सिलॉन प्लस डी एप्सिलॉन के बीच में है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो जाएंगे, जी एप्सिलॉन इंटू डी एप्सिलॉन। तो के टर्म्स में तो हमने निकाल लिया जी के, जो के टर्म्स में इस वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ स्टेट्स है जी के डी क्यूब के, वो हमने इतना मिल गया। और एनर्जी के टर्म्स में इस वॉल्यूम में जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स है वो जी एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन। चूंकि वॉल्यूम से सेम है तो नंबर ऑफ स्टेट्स भी सेम होंगे, दैट मीन्स जी के डी क्यूब के विल बी इक्वल टू जी एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन। तो सिंस नंबर ऑफ स्टेट्स बिटवीन के एंड के प्लस डी के एंड एप्सिलॉन प्लस डी एप्सिलॉन विल बी सेम, so g epsilon d epsilon is equals to g के d क्यूब के। g के d क्यूब के की हमने वैल्यू निकाली थी, उसे हम रख रहे हैं 1/2 पाई क्यूब 4 पाई के स्क्वायर डी के। अब यहाँ पर हम डी के को एनर्जी डी एप्सिलॉन के टर्म में चेंज कर के को एनर्जी के टर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो हमें पता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू h क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आप के डी के रख सकते हैं, और के डी के की वैल्यू रखी है, और के यहाँ के स्क्वायर है इसलिए के की और वैल्यू रखनी पड़ेगी। यहाँ से आप के की वैल्यू रख दे इसमें एनर्जी के टर्म्स में, तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। ये के की वैल्यू रखी है m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, सॉरी ये के की वैल्यू रखी है यहाँ पर 2 एप्सिलॉन m ओवर h क्रॉस स्क्वायर होल हाफ, और ये के डी के की वैल्यू m h क्रॉस स्क्वायर इंटू जी एप्सिलॉन। और तो आपको ये जी एप्सिलॉन मतलब डेंसिटी ऑफ स्टेट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, जी एप्सिलॉन आपको ये मिल जाएगा। तो ये अब चूंकि एक एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब हम निकालना चाह रहे हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ स्टेट, सिंगल पार्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो चूंकि एक एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो सिंगल पार्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टेट कैसे निकल जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जी एप्सिलॉन जो है वो सिंगल पार्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टेट है, जो आपकी निकल के आई है, इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर होल 3/2 एप्सिलॉन हाफ। जब आप डेंसिटी ऑफ स्टेट और एनर्जी में का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको इस तरह का ग्राफ मिलता है। अब हम फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में बात करते हैं। फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको प्रोबेबिलिटी देता है कि किसी गिवन एनर्जी E पर वो स्टेट फिल्ड होगी या नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी देता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कोई एनर्जी स्टेट फिल्ड होगी। तो वो दिया जाता है एफ एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1 ओवर एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन एनर्जी माइनस म्यू अपॉन के टी प्लस 1। ये म्यू केमिकल पोटेंशियल है, जो कि इस तरह से निकाला जाता है कि ये फंक्शन आपको जो सिस्टम की आप स्टडी कर रहे हैं उसमें कुल पार्टिकल का नंबर जो n हमने लिया है वो दे सके। इस तरह से हम म्यू को यहाँ डिसाइड करते हैं। एट T इक्वल्स टू 0 केल्विन पर जो म्यू है केमिकल पोटेंशियल वो फर्मी एनर्जी के बराबर होता है। तो हमने T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे बात करेंगे, इसलिए हमने
म्यू को एप्सिलॉन एफ से रिप्लेस कर दिया है, तो एफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 ओवर एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन एफ ओवर के टी प्लस 1। तो जब T इज इक्वल टू 0 केल्विन है, तो यदि एनर्जी, यदि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन एफ, यदि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन एफ, तो ये पॉजिटिव होगा, और T इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये आपको इनफाइनाइट दे देगा। तो ये नीचे आपको डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट मिलेगा, दैट मीन्स ये 0 है। तो एफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर यदि एनर्जी लेवल्स की एनर्जी फर्मी एनर्जी से ज्यादा है, तो एफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0, मतलब वो एनर्जी लेवल्स खाली होंगे, फिल्ड नहीं होंगे। और यदि एनर्जी एप्सिलॉन एफ से यानी फर्मी एनर्जी से कम है, तो आप देखिए ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, और T 0 रखेंगे तो माइनस इनफाइनाइट, मतलब e टू द पावर ऑफ माइनस इनफाइनाइट, दैट मीन्स ये 0। तो 1 अपॉन 1, तो 1 मिलेगा। मतलब जो फर्मी एनर्जी के नीचे के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड रहते हैं। तो ये ग्राफ से प्लॉट किया गया है एफ एप्सिलॉन की वैल्यू, कि एप्सिलॉन एफ से कम एनर्जी के जो एनर्जी लेवल है, T इक्वल टू 0 केल्विन के बारे में बात कर रहे हैं, T इक्वल टू 0 केल्विन पे एप्सिलॉन एफ के से कम एनर्जी को जो एनर्जी लेवल है वो कंप्लीटली फिल्ड रहते हैं। ये 1 वैल्यू है, यहाँ ये वैल्यू एफ एप्सिलॉन इज 1, ये 1 आएगा यहाँ। तो ये कंप्लीटली भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, एफ एप्सिलॉन 1 है, और जैसे ही और जो एनर्जी लेवल एप्सिलॉन एफ से ज्यादा के हैं उनके लिए एफ एप्सिलॉन 0 है, मतलब कंप्लीटली खाली है। T इक्वल टू 0 केल्विन पर जो एप्सिलॉन एफ के नीचे के एप्सिलॉन एफ से कम एनर्जी के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, और एप्सिलॉन एफ से ज्यादा एनर्जी के जो एनर्जी लेवल हैं वो कंप्लीटली एम्प्टी होते हैं। अब आप देखिए जब T इज नॉट इक्वल टू 0 केल्विन, जब T 0 केल्विन है, सॉरी जब T 0 केल्विन नहीं है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन एफ के बारे में बात करते हैं। यदि एनर्जी फर्मी एनर्जी है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन एफ, तो ये 0 हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ 0 दैट इज 1, तो ये 1 + 1 2 हाफ, मतलब तब एफ एप्सिलॉन की वैल्यू हाफ हो जाती है। अब हम ये बात कर रहे थे कि ये T इक्वल टू 0 केल्विन पर ये कंप्लीटली फिल्ड है, एप्सिलॉन एफ से कम एनर्जी लेवल कंप्लीटली फिल्ड है, और एप्सिलॉन एफ से मतलब फर्मी एनर्जी से ज्यादा हायर एनर्जी वाले एनर्जी लेवल कंप्लीटली एम्प्टी है। यदि आप टेम्परेचर रेज करें, T1 कर रहे हैं टेम्परेचर, जहां T1 T से जा रहा है, 0 से T 0 केल्विन से ज्यादा है, लेकिन बहुत अंतर नहीं है। तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये एनर्जी T इक्वल टू 0 केल्विन पे ये एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो फर्मी एनर्जी है, तो ये सारे एनर्जी लेवल्स तो भरे हुए होंगे T इक्वल टू 0 केल्विन पे, लेकिन उसके ऊपर के हायर एनर्जी के एनर्जी लेवल्स कंप्लीटली खाली होंगे। लेकिन यदि आप टेम्परेचर राइज करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं करते हैं, तो जो फर्मी एनर्जी के पास वाले जो एनर्जी लेवल हैं जो केटी रेंज में लाई कर रहे हैं, वहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी लेवल पर जंप करते हैं। तो जो नीचे के जो एनर्जी लेवल है, जो फर्मी एनर्जी लेवल के आसपास के एनर्जी लेवल है, वो खाली होने लगते हैं, और फर्मी एनर्जी लेवल के हायर ऑर्डर के
हायर एनर्जी के जो एनर्जी लेवल है जो फर्मी एनर्जी के पास पड़ रहे हैं, लेकिन हायर एनर्जी लेवल है वो ऑक्यूपाई होने लगते हैं। तो जो सॉरी, तो ये जो एफ एप्सिलॉन है वो इस कर्व से शो हो रहा है। ये वाली जो एरिया है उसके ये खाली होने लगा है और ये फिर तो ये वाला जो कर्व है वो इस तरह से शो हो रहा है। अब T2 और एनर्जी आप बढ़ाइए तो ये कर्व इस तरह का हो जाएगा। तो और इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ऑक्यूपाई करेंगे, और एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी और हायर एनर्जी लेवल्स पे जंप करेंगे। लेकिन बहुत नीचे के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको जंप करने के लिए हायर एनर्जी लेवल्स नहीं मिलते हैं। तो केवल जो फर्मी एनर्जी के नजदीक के इलेक्ट्रॉन्स हैं वही एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और चूंकि फर्मी एनर्जी के बाहर के फर्मी एनर्जी से हायर एनर्जी वाले एनर्जी लेवल खाली हैं, तो वहां एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो उन हायर एनर्जी लेवल्स में जंप कर सकते हैं। तो ये T2 इज ग्रेटर देन T1 पर जो कर्व है वो दिखाया गया है। और आप एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कर्व इस तरह का हो जाता है। ये हाफ को शो कर रहा है जो हमने बात की थी, T is not equals to 0 Kelvin। तो एट एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एफ पर जो एफ एप्सिलॉन है वो हाफ है। यहाँ हमने जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वो किस तरह से फील्ड जो आपके स्टेट्स हैं वो किस तरह से फील्ड है उसे शो किया हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं कर्व में कि ये वाला एरिया T इक्वल्स टू 0 केल्विन पर एप्सिलॉन एफ तक के सारे एनर्जी स्टेट कंप्लीटली फिल्ड हो रहे हैं। ये जो एरिया है, जो ये पोर्शंस दिखाया है, जो फिर ये आपको ये बता रहा है कि फर्मी एनर्जी इक्वल्स टू 0 केल्विन पे फर्मी एनर्जी के नीचे वाले जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। ये एरिया शो कर रहा है। जब आप टेम्परेचर को रेज करते हैं तो ये वाला रीजन खाली होने लगता है और ये वाला रीजन भरने लगता है। ये जो कर्व है वो इस तरह का हो जाता है। मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और इस रीजन में आ जाते हैं। ये जो रीजन है ये फर्मी एनर्जी के आसपास का KT वाला रेंज है। KT रेंज के जहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो KT रेंज के जो रेंज में जो इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके फर्मी एनर्जी से हायर एनर्जी वाले एनर्जी लेवल में जंप करते हैं, जिससे जो फर्मी एनर्जी के जस्ट नीचे वाले जो एनर्जी स्टेट्स हैं
वो खाली होने लगते हैं और उससे जो जस्ट ऊपर वाले जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो फिलअप होने लगते हैं। धन्यवाद।